नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हम भारतीय एक बात हमेशा हमारे घरों में या किसी भी बुजुर्ग के पास सुनते रहते हैं कि बच्चे को स्तनपान कराना यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और क्यों जरूरी होता है वो हमारी दादी नानी ये बताया करती थी कि अगर आपका बच्चा ताउम्र स्वस्थ रहे, इसीलिए स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी बातें हमने सुनी है, जानी है, की है। उसके बावजूद एक समय आया कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत आन पड़ी। और यही वजह है कि हर साल अगस्त महीने का पहला हफ्ता यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक के तौर पर मनाना तय हुआ। ये मनाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और उस कारणों को और उस वजह को और उसके जवाब जानने के लिए आज मैं बात करने वाली हूँ। 2 एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं आज स्टूडियो में। सबसे पहले मैं मुलाकात करवाऊंगी वडोदरा एमएस यूनिवर्सिटी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस फैकल्टी के फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग से डॉक्टर श्रुति कांटावाला हमारे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू मैम। और दूसरा जो चेहरा है उसे आप जानते ही हैं, फिर भी मैं उनके बारे में बता दूं। क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर की फाउंडर, सर्टिफाइड काउंसलर, पेरेंटिंग कोच और वीएनएम टीवी किड्स चैनल की हेड एंड होस्ट आरती गौतम। बहुत स्वागत है आरती। थैंक यू। नमस्ते दी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुद ने जो सीखा है वो आपसे शेयर करती रहती हैं। उसने जिनसे सीखा है उन टीचर्स को, उन एक्सपर्ट को बुलाकर भी वो बहुत सारी अवेयरनेस की बातें हमेशा वीएनएम किड्स चैनल पर करती रहती हैं। आज ऐसे ही कुछ बहुत अच्छी बातें हमारे साथ ये दोनों ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले श्रुति जी, आपसे सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है और क्या इम्पोर्टेंस है इसका। जरूरी तो सब जानते हैं कि बेबी बॉर्न किया है तो ब्रेस्ट फीड कराना जरूरी है, बट उसका इम्पोर्टेंट क्या है माँ के लिए और बच्चे के लिए। मैम, आपने शुरुआत में ही जैसे किया कि माँ का जो ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस है वो दादी नानी से ही महत्व समझाया जा रहा है। और ब्रेस्ट फीडिंग एक महिला के लाइफ में ऐसा एक फेज आता है जो सबसे खूबसूरत फेज है, मैं कहना चाहूंगी। बिकॉज हम महिला को प्रेगनेंसी में बहुत ध्यान रखते हैं, बट उतना ही इक्वली खूबसूरत फेज उसका ब्रेस्ट फीडिंग वाला लैक्टेटिंग फेज है। और उस फेज में बच्चे को क्या इम्पोर्टेंस है, तो जैसे कहते हैं कि माँ के दूध की कोई वैल्यू नहीं है, अमूल्य है, उस तरीके से हर स्टेज में माँ के दूध का अमूल्य बन जाता है। शुरुआत के 1-2 घंटे से लेके 2-3 दिन में बात करें तो वो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कारण है बाल मृत्यु दर का, उससे बचाता है। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी जरूरतें बड़ी हो रही हैं, वो स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग पूरी कर रहा है। और ये सिर्फ 6 महीने नहीं, हम बोल रहे हैं स्तनपान 6 महीने के बाद 2 साल तक कराना चाहिए। सो वो 2 साल तक में भी वो बच्चे की छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट्स, खास करके जब बच्चा बीमार हो रहा है तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वो माँ के दूध से बच्चे को मिल रहा है। पर जो लाइफ लॉन्ग मिल रहा है वो है बच्चे की इम्यूनिटी, वो है बच्चे का डिफेंस सिस्टम। बच्चा आज किसी भी एज में हो, चाहे वो अडल्ट हमारी बात करें, तो अगर हमें वो स्तनपान मिला होगा 6 महीने तक, फक्त स्तनपान, शुरुआत का पीला गाढ़ा दूध, तो लाइफ के किसी भी फेज में हम किसी भी रोग के सामने लड़ सकते हैं। वो ताकत माँ के दूध में है और वो ताकत के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत जरूरी। आपने दूसरा कहा कि माँ को क्या फायदे हैं। आजकल अब हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इतना कॉमन है कि उसके लिए भी वो प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को मिलता है। और जो जैसे मैंने बाल मृत्यु दर कहा, तो उसी तरह सबसे कॉमन जो माता मृत्यु दर है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग से हम बचा सकते हैं। तो हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सकते हैं अगर हम एक सिर्फ छोटा सा शुरुआत में स्तनपान शुरू करवा दे कुछ घंटों में, तो उससे हम देश का बहुत बड़ा सपोर्ट कर सकते हैं और बचा सकते हैं बच्चों को और लोगों को।
क्या बात है, कितनी ज़रूरी बातें श्रुति जी ने बताई। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक लड़की जब लड़की होती है वो माँ बनना चाहती है, और माँ बनने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ जैसे आपने बताया वो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, और उसे एंजॉय भी करना है, और खुद के लिए अच्छी हेल्थ और बच्चे के लिए अच्छी हेल्थ की कामना करते हुए ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरती, जैसे श्रुति जी ने कहा कि शुरुआती 6 महीना ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादातर महिलाएं करवाती भी हैं, मगर फिर दिक्कत वहाँ पर आती है कि 6 महीने बाद जब एक वर्किंग वुमन अपने काम पर जाती हैं, और ज़्यादातर अभी महिलाएं वर्किंग है, तो वो जब वो काम पर जाती हैं तो वो कैसे मैनेज करे, उसके लिए क्या प्रावधान है? जैसे कंपनी एक्ट है, सरकार ने क्या प्रावधान इन महिलाओं के लिए बनाए हैं? सबसे पहले तो मैं आपका, श्रुति मैम का और विनम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में आजकल चर्चा नहीं की जाती है, और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बात करते हैं, मैं आपके प्रश्न तक आऊं उससे पहले, कि जब हम जेंडर इक्वालिटी की बातें करते हैं तो बात करना और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना वो बहुत ही अलग चीजें हैं। तो शायद ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अब मैं आपको बात करूंगी कि वो एक मदर को, एक वर्किंग लेडी को सपोर्ट करता है अपने करियर को वापस रिज्यूम करने के लिए। तो जैसे कि आपने पूछा मुझे कि क्या प्रावधान है, तो प्रावधान बिल्कुल हैं। तो 2017 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अमेंड किया गया था, और इस एक्ट के तहत ये बताया गया है कि अगर आपकी एस्टैब्लिशमेंट या आपकी कंपनी जहां आप काम करते थे पहले, मैटरनिटी से पहले, और वापस रिज्यूम करना चाहते हैं, वो कंपनी में अगर आपके पास एटलीस्ट 50 फीमेल महिलाएं हैं एम्प्लॉयज, ये पहले था, उसके बाद इसमें और करेक्शन होके हुआ है कि अगर 50 एम्प्लॉयज आपके पास है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ फीमेल्स बट इवन मेल्स, अगर आपके पास 50 इन टोटल हैं, तो आपके पास अपनी कंपनी प्रेमाइसेस में एक ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जिसे हम क्रैश कहते हैं। क्रैश को हम गुजराती में कहते हैं घोड़िया घर। तो वो घोड़िया घर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि एक तो माँ को उसके काम पर वो वापस अपना करियर ज्वाइन कर सके, वो एक अपॉर्चुनिटी हम देते हैं। दूसरी, जेंडर इक्वालिटी की हम बातें करते हैं। अगर आपको पता है कि जब हम प्लांट्स में जाते हैं, जब कंपनी के ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं, कई बार सिटी में नहीं, सिटी के बाहर होते हैं, पर क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है तो ये लेडीज हिचकिचाती हैं अपने बच्चे को। 6 महीने के बच्चा आप जानते हैं कितना छोटा है, और हर तरीके से बच्चा जो है वो माँ बाप का सबसे अमोल आई थिंक रत्न है, और वो किसी को देना इतनी आसानी से वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है एक मदर के लिए। और एक ऐसे फेज में जहां वो खुद भी फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली एक टर्मोइल से गुजर रही है। तो ये अगर प्रावधान आपके पास है ऑलरेडी, पर अगर आपकी कंपनी उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम रेडी करती है जिसे हम क्रैश कहते हैं, तो आई थिंक कोई भी लेडी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं अपना करियर वापस रिज्यूम करूं या ना करूं। बहुत अच्छी बात है कि सरकार भी इसके ऊपर सोच रही है। ज्यादातर अभी तो ऐसा भी देखा गया है, जैसे आपने कहा घोड़िया घर, तो पुलिस स्टेशन में घोड़िया घर बनाया जा रहा है, और बने हैं वडोदरा शहर में भी, गुजरात में या देश में हर जगह पर, ज्यादातर पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पुलिस विभाग में अब महिलाएं बहुत ज्यादा आने लगी हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि इम्यूनिटी ताउम्र हम बच्चे को दे सकते हैं अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग कराया है तो, मगर सवाल फिर वहां उठता है कि जो माँ बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है क्योंकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग फीड आता नहीं है, तो ऐसे बच्चों को इम्यूनिटी का सोर्स कहाँ से खड़ा करें, कैसे, उस बच्चे के लिए क्या? मैम, पहली चीज, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि भगवान ने बनाया है, तो भगवान ने हर माँ को स्तनपान कराने का लाभ दिया है। अगर माँ नहीं कर पा रही तो किन वजह से नहीं कर पा रही, ज्यादातर यही होता है कि जो नहीं कर पा रही उनका सिंपल रीजन है कि माता स्ट्रेस में है। अगर वो किसी तनाव में है या किसी पेन में है, तो वो जो हार्मोन्स है वो उसको
प्रोड्यूस करने नहीं देता, दूध बनने Okay. नहीं देता और दूध निकलने नहीं देता। हम्म। दोनों के लिए माँ को खुश रखना जरूरी है। सो अगर जैसे हम बोल रहे हैं कि माँ नहीं कर पा रही, तो मैं पहले कहूँगी कि हमें पूरा फैमिली है, हम समाज है, हम माँ को सपोर्ट करें। उसके मन का डर है वो निकाले कि किस वजह से उसे लग रहा है कि दूध नहीं वो फीड करा पा रही, और फिर बच्चे को हाथ में रख के, बच्चे को देख के, अगर वो हम थोड़ा सा मसाज करके या थोड़ा हम उसे खुश करेंगे, थोड़ा एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक हेल्प्स इन मिल्क प्रोडक्शन ऑल्सो। सो वो छोटी छोटी चीजें से माँ ब्रेस्ट फीड कर सकती है। Okay. सो पहली चीज कि ऐसा नहीं है कि माँ नहीं कर सकती, हमें उसको सपोर्ट करना है, हम उसे आधार देना है कि वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर हमने यही 5% भी बढ़ा दिया ना कि नहीं तू ट्राई तो कर, हो जाएगा, सच मानिए माता ब्रेस्ट फीड करती है, और आप एक्सप्रेस आउट करवाएंगे ना तो एक ड्रॉप निकलेगा, और वो एक ड्रॉप ही पूरी दुनिया बदल देता है, क्योंकि माँ को कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं दूध तो है, और फिर बच्चे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। बट सपोज किसी कंडीशन में नहीं आया, हम्म। तो माँ हमेशा या तो हमारे जो कृष्ण भगवान की स्टोरी है माता यशोदा की, जी। तो माँ किसी भी डोनर्स मिल्क को अप्रोच कर सकती है, कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनके पास जा सकती है, और वो सेफ है ना। माँ का दूध फुल्ली प्रोटेक्टेड है, हम उसमें सारे जैसे हम बोल रहे हैं कि एंटीबॉडीज है, जी। सब इम्यून फंक्शन है, तो वो बच्चे को माँ किसी और माँ के बच्चे का भी दे सकती है। और बड़ौदा की बात करें तो हमारे पास SSG मदर में मिल्क बैंक। मदर मिल्क बैंक है, बट उधर भी प्रॉब्लम वही आता है कि उनके पास सबको देने जितना दूध नहीं हो पाता कई बार। तो मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी कि जिन मदर्स को ज्यादा मिल्क आता है ना, अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट के बाद भी अगर वो मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको जरूर SSG में जाके डोनेट करना चाहिए, सो दैट ये सॉल्यूशंस हम एक एस्टैब्लिश करके हम करा सकते हैं। और हाउस होल्ड लेवल पे फैमिली को सपोर्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ जो अवेयरनेस है, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए अक्सर हम बातें करते हैं, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, मगर जब मदर मिल्क बैंक है और आपके पास में एक्सेस है तो आप ज़रूर उसे डोनेट करें। उससे किसी और बच्चे की ज़िंदगी में आप इतना बड़ा रोल प्ले करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ श्रुति जी एक और बात है कि फिगर कॉन्शियस जो लड़कियां हैं वो अवॉइड करती हैं कि ब्रेस्ट फीड में नहीं कराऊंगी, मेरा फिगर, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को क्या कहोगे? ऐसी महिला को सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि फिगर कॉन्शियस है तो सही मायने में वो ब्रेस्ट फीडिंग ही उनका मदद करेगा। वेट लॉस जो उन्होंने प्रेगनेंसी में गेन किया था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो प्रैक्टिकली देखे तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली जितना वेट गेन माने किया था तो वो वापस उसी शेप, उसी फिगर में आ सकती है, अगर वो प्रोवाइडेड ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स करे तो। क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हमने कुछ और दे दिया वो तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, और उसके बाद दूध पिलाना कंटिन्यू करके बच्चे के एज के हिसाब से उसको खिलाना भी जरूरी है। सो दोनों के साथ, और थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा वर्कआउट इन द सेंस कि जो फिजिकल एक्टिविटी हम बोलते हैं, मैं जनरली मेरे पेशेंट्स को जब भी रिकमेंड करती हूँ तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि 1.25 महीना हो जाए, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस में हम 1.25 महीना माँ को और बच्चे को एक साथ एक रूम में रखते हैं, और 1.25 महीना हो जाए उसके बाद माँ को जिस समय कंफर्टेबल है, सुबह की पहली किरणें या शाम की जब डूबता सूरज है तब, हाँ डूबता सूरज, उस समय जब अगर वो माँ और बच्चे दोनों टहलने के लिए निकले हैं या छत पे निकले हैं, सिर्फ छत पे निकले या रोड पे चले, तो उस समय बच्चा नई चीजें देख रहा है, पक्षियों को घर देख रहा है, बादल देख रहा है, और साथ साथ वो एनवायरनमेंट में माँ खुद भी खुश रहेगी, और 2 काम हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी और बच्चे को घुमाना भी। सो इस तरीके से माँ आराम से अपना वेट लॉस कर सकती है।
ग्रेट, अमेजिंग। अमेजिंग, रियली। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत ज्यादा मायने रखती हैं खुद की जिंदगी के लिए और बच्चे की बहुत अच्छी हेल्थ और परवरिश दोनों में। जी जी मैं ऐड करना चाहूंगी कि ज्यादातर जब मैं बोलती हूँ ना, तो एक टिपिकल आप ऑब्जर्व भी करिएगा जी। कि ना शाम का एक समय होता है जब बच्चा अकारण रोता है, क्योंकि वो 4 कमरे में 4 दीवारी में बंधा हुआ है, उसको वो बाहर की खुली हवा चाहिए। सो उसी को मैं यूटिलाइज करते हुए कि वो बच्चा एक फ्रेश आए, और क्योंकि उसी टाइम पे बच्चा आवाज समझ रहा है, उसकी जो माइलस्टोन डेवलपमेंट्स हैं वो भी उसी साथ साथ डेवलप हो रहे। तो पक्षी का देखना, आई मूवमेंट, आवाज, चिड़चिड़ा पक्षियों की आवाज, तो साउंड, वो सब भी बच्चा कुदरती सीख जाता है, हमें कभी सिखाना नहीं पड़ता। सो इसकी वजह से ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है जो हम देते हैं। बहुत सही है। पूरा हफ्ता घर में रहने के बाद में घुटन होती है ना, तो बच्चे को तो दिन सुबह से शाम तक घुटन होने लगती है, इसीलिए उसे बाहर ले जाना बहुत जरूरी है। आती, जैसे आपने कहा कि सरकार की ओर से प्रावधान है, कई कंपनियां इसे अप्लाई भी कर रही हैं, मगर फिर जो महिला ये फेज से गुजर रही हैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे को वो छोड़कर जॉब पर जाएं और बच्चे को भी वैसे कैसे तैयार करें। तो ये कैसे हो सकता है कि एक माँ जब 6 महीने बाद जॉब ज्वाइन करती है, क्योंकि मैटरनिटी लीव इससे ज्यादा तो कोई भी कंपनी नहीं देगा, तो वो खुद को और बच्चे को कैसे तैयार करें? सबसे पहली बात कि मैटरनिटी एक्ट में तो 6 महीने दिए हैं, पर कई बार क्या होता है कि कुछ मदर्स के पास एम्पल लीव्स होती हैं, तो वो 6 महीने के कभी 7 महीने 8 महीने खींच लेती हैं। पर लकीली अगर आपके पास बैंक में है तो आप वो यूज कर सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली उनको वापस रेज्यूम करना पड़ता है। सबसे पहली बात, जब आप एज अ मदर सोचते हैं कि मुझे अपने काम को वापस जाना है, मुझे अपने करियर में वापस स्टेप इन करना है, तो सबसे पहले आपको मेंटली अपने आप को तैयार करना है कि क्या मैं पहले के जैसे काम कर पाऊंगी या नहीं। डेफिनेटली कर पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि अब आपके साथ आपका बच्चा भी है। जहां आप ऑफिस अकेले जाया करते थे, अब आपका बच्चा आपके साथ ऑफिस आया करेगा। आप पहले अपना टिफिन बनाते थे, अब आपको अपने बच्चे का टिफिन भी साथ में कैरी करना पड़ेगा। तो 2 बैग उठाने पड़ेंगे, 4 कपड़े और उठाने पड़ेंगे, ट्रैवलिंग मुश्किल हो सकती है, ट्रैवलिंग का समय ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले मेंटली और फिजिकली आपको एज अ मदर पहले अपने आप को तैयार करना है। सेकेंड, आई थिंक फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फादर भी वर्किंग है, जैसे कि क्योंकि आजकल ज्यादातर फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, और मैं ये कहूंगी कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, क्योंकि पेरेंट्स आजकल बेबी प्लान करने में डिले भी इसी वजह से करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और उनका करियर पे इफेक्ट होगा। एग्जैक्टली। और करियर की इफेक्ट की जब बात आती है तो फादर के करियर पे कभी नहीं आती है, वो मदर के करियर पे हमेशा आती है। तो वो एक हमेशा बहुत बड़ा प्रश्न रहा है, और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल बहुत लेट समय के बाद लोग प्रेगनेंसी करने जाते हैं, और शायद उस समय वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि आजकल का वातावरण, खान पान बहुत अलग हो चुका है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हस्बैंड का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आपके इन-लॉज रहते हैं, फैमिली है, तो उनका सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, ये आसान नहीं है। एज अ मदर आपने एक बार अपने करियर से ब्रेक ली है और उसके बाद आप वापस काम पे जाना चाहते हैं, तो वो आसान नहीं है। क्योंकि आप, जैसे मैम ने कहा कि स्तनपान 6 महीने कंटिन्यूस किया, तो स्तनपान कंटिन्यूस करने के बाद आपके शरीर में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। तो क्या आप उस फिजिकल जो आपके अब चैलेंजेस आएंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं, वो भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है एज अ मदर, आपको ध्यान रखनी। दूसरी बात, अगर आप क्लियर हैं कि आपको काम करना ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को किस तरह तैयार करना है। तो एज अ मदर यू कैन नॉट बी अ वेरी फसी मदर, नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, इतना गंदा क्यों, इतना साफ क्यों। आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप कल उठ के जिस कंपनी में जा रहे हैं, वहां किस तरह का क्रैश है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं जितने आपके बच्चों को ध्यान रख पाएंगे कि नहीं, प्लस माइनस तो रहेगा। आपने जिस परफेक्शन के साथ 6 महीने काम किया है, वो परफेक्शन डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां मिले, पर होता है कि कभी नहीं भी मिल जाता है। तो नहीं मिले तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, हाँ या ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल
फ्लेक्सिबल, बच्चे को बहुत फ्लेक्सिबल बनाना जरूरी है। It's थोड़ा okay. चलाना सीखना पड़ेगा कि भाई चलेगा। हाँ, इट इज लाइक दैट। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि 6 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है तो जी। हम बहुत कॉन्शियसली उसका ध्यान रखते हैं, पर फिर ऐसा होता है हमने इतना ज्यादा डाला 6 महीने और 6ठे महीने के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वी हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने वर्क प्लेस पे वापस जाते हैं, आज जिस क्रैश की आप हेल्प ले रहे हैं, वहां पे जो भी टीचर है, जो केयर टेकर है, एक ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखना कि आज मेरे बच्चे के बिहेवियर में ये चेंज था, आज वो अच्छे से सोया नहीं है, उसको पेट में तकलीफ होती है तो वो ऐसे बिहेव करता है, इस तरह की दवाइयां देनी पड़ती है, आज खान पान में आप थोड़ा सा चेंज लाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप ट्रांसपेरेंट और ओपन रहेंगे, बच्चे को कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक वो ट्रांजिशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजिशन पीरियड का ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और आई थिंक वहां पर रोल आता है हमारा, जो हम क्रैश कंसल्टेंट्स हैं उनका, क्योंकि जब मेरे पास, क्योंकि बेसिकली आई वर्क विथ कंपनीज, एमएनसीज, कॉर्पोरेट्स के साथ, तो जब भी माँ जो एक अपनी क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट दिखाती है कि हाँ मुझे क्रैश आना है, तो उस समय फिर मेरे साथ उनका ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है। उनको मुझे मेंटली तैयार करना पड़ता है। उनको कहना पड़ता है कि चलो अब इसका क्या, अगर ऐसा हुआ तो क्या, तो चलेगा ना, आप किस तरह से उसे फेस करेंगे। तो ये सारी चीजें आई थिंक कभी सोचती नहीं है मदर्स, हमने भी नहीं सोचा था, पर हाँ आजकल वो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। और जब माँ अपने करियर को बच्चों के लिए ही तो माँ काम करती है, या फादर जो भी काम कर रहे हैं वो बच्चों के भविष्य के लिए ही है, तो उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, थोड़ा ऐड भी करना चाहूंगी कि जैसे हमने कहा कि हम प्रिपेयर करें कि क्रैश में जाए या सपोर्ट स्टाफ जाए, पर हम बच्चे को भी प्रिपेयर करें कि अगर माँ नहीं है ना, तो उतने समय धीरे धीरे हम माँ कॉन्स्टेंटली बच्चे को बोलते रहे कि अब मैं इतने समय से इतने समय नहीं मिलूंगी, आप दादी के पास होंगे, या आप क्रैश में इन आंटी के पास होंगे, या आप दूसरी मम्मी के पास होंगे, क्योंकि वो क्रैश वाले लोग भी एक तरीके से मम्मी वाला ही रूप कर रहे हैं, क्योंकि वही ध्यान दे रहे हैं, वही केयर दे रहे हैं जो एक माँ दे रही है। सो उस तरीके से बच्चे को भी प्रिपेयर करना जरूरी है कि आप कहीं जा रहे हो या आप घर पे हो, अगर घर पे है दादी, वी आर ब्लेस्ड के हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो बच्चे को प्रिपेयर करना है कि मम्मी पापा दोनों इस समय नहीं मिलेंगे, शाम को ही मिलेंगे। सो वो जो एक कन्वर्सेशन है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन फेज है। नहीं तो बच्चा जब भी कहीं नई जगह जाएगा तो वो एडजस्ट होने में टाइम लेगा। इस बात से आप सोचेंगे कि बच्चे को क्या समझ आएगा, श्रुति मैम कह रही है, मगर बिल्कुल समझ आता है। क्योंकि हमें अगर हमारी दादी नानी ये कहती है कि आप उसकी परवरिश में जो भी हम जिस धर्म से हैं उसकी बातें उसके कान में हम कहते हैं, बोलते रहते हैं। जैसे हमारे वहाँ बच्चों को सुलाने के टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे गीत गाए जाते हैं, वो वही तो है कि वो समझे। तो आपकी बात भी बिल्कुल समझेगा कि आप कहें कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को 6 बजे वापस मिलेंगे, तो बच्चा बिल्कुल समझेगा। चीज ऐड करना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो मैं फेस करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने छोटे बच्चे आते हैं जी, कि आप बच्चे को ना, जो मदर्स पूरा टाइम गोदी में लेके चलती हैं, और फिर जब क्रैश में रखने का समय आता है तो बच्चे की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यहाँ पे भी मुझे जो केयर टेकर है वो पूरा समय गोदी में लेके घूमेगा। तो ये प्रिपरेशन भी जरूरी है कि थोड़ा डिटैचमेंट, बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उस समय 6 महीने पूरा 100% घर में होते हैं, तो पूरा समय हम बच्चे को देते हैं जी, पर हमें ये जानना जरूरी भी है कि जब बच्चा खुद खेलता है तो उसे खेलने देना चाहिए। आजकल हम बच्चों के ऊपर वो बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, पूरा समय हम करते हैं। एग्जैक्टली। पर थोड़ा समय अगर बच्चा खुद खेल रहा है तो उसे खेलने देना चाहिए। बच्चे को भी समझ आना चाहिए कि मुझे अकेला है तो मैं कैसा फील करता हूँ। अच्छा, अब कोई नहीं है, जैसे मैम ने कहा, तो मैं लाइट देख रहा हूँ, मैं पंखा घूमता हुआ देख रहा हूँ, मैं आवाज सुन रहा हूँ, तो वो सब बच्चा एक्सप्लोर कब करता है, करेगा ऐसे ही जब आप छोड़ोगे तब। एग्जैक्टली। तो ये प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां आपने कहा कि मदर्स को काम करना है अपने बच्चे के लिए, नो, आई विल जस्ट ऐड वन मोर थिंग, मदर्स को खुद के लिए भी काम करना है। वो तो है ही, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तो है ही। बट एक बात ये भी है कि हम हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी जिंदगी के लिए हम बाहर निकलते हैं। बिल्कुल जरूर। खुद का तो पैशन है ही, और अगर वो पैशन नहीं होता तो हम निकलते ही नहीं बाहर। मैं आपको क्यों कह रही हूँ, उसका रीजन है क्योंकि एंड ऑफ द डे
गिल्ट आता है हाँ, कि मैं तुम्हारे वजह से ये कर रही हूँ, हाँ, मैं हाँ। तुम्हारे वजह से, वहाँ हाँ। हम भूल जाते हैं कि नहीं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं। Of As a course. mother, हमें भी वो चेंज चाहिए, बहुत बहुत हमें भी, हम भी चाहते हैं कि हम हमारे प्रोफेशन में, हमारे करियर में वापस जाएं। बेस्ट करें। एग्जैक्टली तो फिर वो जो पूरा है ना कटोरा, हम उसके उसके ऊपर ऊपर- नहीं उलट सकते इसीलिए मैंने ऐड किया। नहीं, बहुत सही बात बताई। एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर माँ बाप की यही आदत होती है कि तेरे लिए सारा कुछ किया, तुम्हारे लिए ये सारा, बट ऐसा नहीं है, दोनों के लिए है। श्रुति जी, जैसे एक माँ वापस जॉब पर गई है, काम पर चली गई है, तो इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि लंच का टाइम मैनेज भी नहीं होता है। तो जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो इस टाइम पर उसके न्यूट्रिशन के बारे में उसको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कैसे मैनेज करे वो? जैसे हम शुरुआत के 6 महीने मैनेज करते हैं कि हम थोड़ा सा ड्राई स्नैक्स बना के रखते हैं। जी। हम माँ को बोलते हैं कि एक बेड का एक कोना बच्चे के नाम, एक कोना आपके नाश्ते के नाम। सो वो जो थोड़ा जो नाश्ता है वो माँ अपने साथ डेफिनेटली ऑफिस कैरी कर सकती है। जी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर उनके पास टेबल है या कुछ कबर्ड स्पेस है तो वो अपना थोड़ा सा, कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, मखाना है, वो वहाँ स्टोर करके रख सकती है। प्रेगनेंसी के लड्डू है, खजूर के लड्डू या मेथी के लड्डू अगर उसने बनाए हैं जी। तो वो वहाँ पे कैरी करके ले जा सकते हैं। बिकॉज हम 6 महीने तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है कंपेयर टू प्रेगनेंसी, तो हम वो 6 महीने मैटरनिटी लीव के द्वारा या घर पे कोई ना कोई हमें होता है सपोर्ट करने की, बट उसके बाद हमको कोशिश करनी है कि वो खाए, और वो खाए उसके लिए थाली भरी भी होनी चाहिए, जी। है ना। थाली में रोटी सब्जी नहीं, रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ, दिन फुल का एक डिश। फ्रूट, हाँ वो होना चाहिए। सो जाते वक्त नहीं है तो वो एक अपने ऑफिस स्टाफ में किसी को बोल सकते कि मेरे लिए भैया आप थोड़ा रोज का एक फ्रूट और एक छाछ या दही ला के रख देना। जी। तो व्हेनेवर उसको जब टाइम मिल रहा है, अगर नर्सिंग ब्रेक ले रही है वो उस बीच में भी खा सकती है। सो वो हमको उनको कंटिन्यू बोलना है कि आप, क्योंकि आप अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, सो 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे स्मॉल अमाउंट जो एक मुट्ठी में आ सके, उससे ज्यादा नहीं, बट उतना आप खाइए तो ही आपकी बॉडी रिकवर धीरे धीरे करे। हम उसको ऐसा नहीं बोलते कि आप कल से अब ज्यादा खा लो या कम खा लो, क्योंकि उसका बैक ऑफ द माइंड तो वेट लॉस भी है कहीं ना कहीं कि मुझे वापस वैसा होना है। जी। पर उसके लिए हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, हम बाकी को रहे हैं, पर जो पोषण है खास करके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और बच्चे तो तभी ग्रो करेगा क्योंकि उसको माँ के दूध से तो पोषण मिल रहा है, बट वो पोषण अगर माँ डाइट से नहीं ले रही तो बच्चे को कहाँ से मिल रहा है, वो माँ के शरीर से मिल रहा है। तो इस बीच में हम थोड़ा सा हो सके तो जितना, अगर सप्लीमेंट्स ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे तो एटलीस्ट डाइट में जो प्रॉपर अपनी जो हम खानी थाली बोलते हैं जिसमें अनाज है, अनाज में आजकल हम गेहूं चावल के सिवा मिलेट्स बोलते हैं। सो मिलेट्स है, दाल है, कठोर है, शाक भाजी है, दूध दही, ड्राई फ्रूट्स थोड़े से, वो सब अगर दिन के पूरे दिन में वो लेंगी तो आराम से माँ का पोषण धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि अंदाजन 500 किलो कैलोरी, 500 से 550, 520 किलो कैलोरीज उनको एडिशनल चाहिए 6 महीने के बाद, 1 साल तक में। सो वो एडिशनल जो है हम चाह रहे हैं कि वो एडिशनल माँ दूध की बनावट या फल या फिर ड्राई फ्रूट जैसी चीजों से जो छोटी क्वांटिटी में जाए और उससे उसको वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स मिले। ओके। आरती, डे केयर और क्रैश की अगर हम अभी बात कर रहे थे तो उसमें बच्चों को नहीं छोड़ना भी एक सोच है, तो क्या वाकई अभी भी वो सोच में लोग जी रहे हैं? आज से 10 साल पहले बहुत चैलेंजिंग था, हालांकि अभी भी है। मैंने, मेरे पास जितने भी आए हैं मुझे पता है कि मैंने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी, नाना नानी सबके साथ ओरिएंटेशन किया है और तब जाके बच्चे को डे केयर में रखा था। हाँ, ये सोच अभी भी है कि भाई डे केयर्स बच्चों के लिए सेफ नहीं है, डे केयर्स में कुछ नशे की दवाइयां पिला देते हैं ताकि बच्चा सोता रहे, डे केयर में ध्यान नहीं दिया जाता है, काम वाली बाइयों के साथ बच्चे होते हैं। ये सोच आज भी है और इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी गलत है, क्योंकि
बहुत सारे डे केयर्स ऐसे हैं जो इस तरह से फंक्शन करते हैं, जी लेकिन कुछ हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं और सही मायने में एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। जी। तो ये सोच है, लेकिन इसमें मगर बदलाव आया है, बिल्कुल। बदलाव आया है। अवेयरनेस आई है, बदलाव आया है, और बहुत सारे पेरेंट्स आजकल, क्योंकि हम्म। दोनों वर्किंग हैं, तो आजकल वो उनका चुनाव होता है कि वो डे केयर्स में बच्चों को रखें, चाहे फिर वो प्राइवेट रखें या फिर अगर आपकी कंपनी में अगर क्रैश अवेलेबल है तो आप वहां रख सकते हैं। कंपनी क्रैश की आपने बात की, जी। तो आप क्रैश कंसल्टेंट है, जी। यहाँ तक कि आप स्टाफ रिक्रूटमेंट भी करती हैं, जी। उनको रेडी भी करती हैं, यानी ट्रेनिंग के साथ में डिज़ाइन करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इंडस्ट्री के साथ में, तो किस तरह की इंडस्ट्री ये क्रैश सेंटर बनाती है, कितनी महिलाएं उसका लाभ लेती हैं? सो ये तो हमारा अमेंडमेंट है, मतलब जी। एक्ट ऑलरेडी है और ये अंडर कॉम्प्लायंस हर हाँ कंपनी को हाँ, लागू मगर करता आपने है। जो डिजाइन किए हाँ, हैं, मैंने जो डिजाइन किए हैं काफी यहाँ के हमारे बड़ौदा की नहीं पर काफी मानी हुई कंपनीज हैं जी। जो जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। पिछले आई थिंक 2017 में ये एक्ट हुआ है रिलीज, 2018 से और 17 से। 17 में मैंने एक बनाया, 18 में मैंने दूसरा बनाया, और अब उसके साथ साथ कंसल्टेंसी तो सब जगह कर ही रहे जी हैं। जी। हर कोई शुरू कर सकता है। मेन क्या है कि आपके पास एक सेफ सेंटर स्पेस होना चाहिए। ओके। मतलब वो आपको देखना है कि बच्चे की पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जगह जो आपने अपने क्रैश के लिए या गुड़िया घर के लिए लोकेट की है वो सही मायने में बच्चे के लिए सेफ है या नहीं, वो जरूरी है। आपके पास जगह छोटी है, बड़ी है, उसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आज भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारी कंपनीज में जाती हूँ, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो खुले दिल से आपको बोलेंगे कि ये जमीन है, आपको इस जमीन पे ऐसा क्रश बनाना है जहां मेरे एम्प्लॉय को अपना बच्चा लाने में दिल करे, उसका मन करे और खुश होकर अपने बच्चे को लेकर आए। तो वो कंपनीज के साथ भी मैं काम करती हूँ। और मैंने ऐसी कंपनीज को भी देखा है जहां सिक्योरिटी केबिन को क्रैश में कन्वर्ट करके सिर्फ एक लेबल लगा दिया है कि हमारे पास क्रैश है, लेकिन अंदर टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है, पर वहां कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि ऐसे में तो कोई अपने बच्चे को लेके जाएगा नहीं। सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं कुछ ऐसी बहुत बढ़िया कंपनियों के साथ काम करती हूँ जहां पर बहुत ही मन से वो लोगों ने पहले से ही प्लान किया हुआ है, और जिस तरह से हम हमारे बच्चों को वहां पर, मतलब खुद के बच्चों को जिस तरह हम बड़ा करते हैं, उसी तरह उस कंपनी प्रेमाइसेस में भी अपने बच्चों को, स्टाफ के बच्चों को हम बड़ा करते हैं। एंड आई रियली प्राउडली वांट टू से कि अभी तक पता नहीं मैंने आई कैन नॉट काउंट, बट 6 महीने के बच्चे जब क्योंकि मेरी एक कंपनी क्रैश हालोल में है, तो मेरे स्कूल के जो यहाँ के बच्चे हैं क्रैश के मदर्स, वो बड़ौदा से हालोल तक बस में बच्चों को लेके आते हैं। तो टू एंड फ्रो 1-1 घंटा आप सोच लें, बस कभी ट्रैफिक जैम्स हम जानते हैं कैसे हैं हमारे बड़ौदा सिटी के आसपास, 1.5 घंटा, मतलब आप सोच रहे हैं 2 से 2.5 घंटा बच्चों का सिर्फ ट्रैवलिंग बस में जाता है, और फिर बच्चे पूरा दिन हमारे पास रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है अगर आप उनको अच्छी सर्विसेज देना चाहें तो। जी, जी। हमें ये सोचना है कि जैसे हम हमारे बच्चे के लिए, खुद के बच्चे के लिए हम घर में किस तरह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो हैप्पी है, प्लेफुल है, सेफ है, कंपोज्ड है, क्रिएटिव है, कलरफुल है, तो वैसे ही वो स्पेस होनी चाहिए। किसी भी माँ को मन होना चाहिए कि हाँ मैं लेके जाऊं। और आई थिंक मैं जिनके साथ काम करती हूँ वहां पर हम बच्चों की सिर्फ खाली उनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पर उनका खान पान, उनका सोना, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, डेली रूटीन, उनके एज अप्रोप्रिएट, उनकी वो माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनका इंडोर टाइम, उनका आउटडोर टाइम, जैसे मैम ने बताया कि पूरा समय अंदर रहना चिड़चिड़ा हो जाता है, तो थोड़ा आउटडोर टाइम मिलना चाहिए। इन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं। तो और प्लस पेरेंट्स को जब भी कोई तकलीफ है तो काउंसलिंग भी किया जाता है, किसी बिहेवियर को लेके हमें लगता है कि भाई बच्चा सही नहीं दिख रहा है हमें, तो पेरेंट्स को बोलते हैं। पेरेंट्स कई बार मुझे कंफ्यूज दिखते हैं, डल दिखते हैं, तो उनको बुला के भी मैं, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और आई थिंक और जिंदगी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम की जगह पर टारगेट है, सभी जगह टारगेट लोगों ने अपने अपने तरीके से बांध लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि हम मदर्स ये सोचती हैं कि हमें हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। ये जब हम इस दौड़ भाग का हिस्सा बनते हैं ना, तो हमारा ही नुकसान होता है। आई थिंक एज अ मदर, वर्किंग मदर, क्योंकि मैं खुद हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हम जितना कर पाते हैं बस अपने आप को रोजाना शीशे के सामने खड़े होकर कहें कि हमने आज का दिन बहुत ही बढ़िया, जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, बेस्ट किया और अच्छे से किया।
मेरा बच्चा आज खुश है, आई थिंक उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो जी। वो सपोर्ट खुद के लिए भी एक अपने आप को, क्योंकि बच्चा खुश कब होगा, जब माँ खुश होगी। माँ खुश होगी। True. अगर आप वो 40 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर हैप्पी नहीं है अपने बच्चे के लिए लेकर आने के लिए, तो फिर बच्चा कैसे उसको एंजॉय करेगा। True. तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाँ, जहाँ फैसिलिटीज हैं, बहुत बढ़िया फैसिलिटीज हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल के कुछ कंपनीज अब आगे बढ़ रही हैं जी, और जी। सीरियसली इस इशू पे काम करने का सोच रही हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसी अच्छी स्पेस अपनी प्रेमाइसेस Create कर रहे करने हैं। का भी सोच रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि कंपनी अपना प्रोग्रेस चाहती है तो अपनी टीम मेंबर को, अपने एम्प्लॉय को वो सारी फैसिलिटी देना चाहती है जिसमें सिर्फ वो नहीं, उनका बच्चा भी खुश रहे। श्रुति जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आखिरी सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें आपने बताई, बट ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना बहुत चैलेंजिंग होता है हर एक महिला के लिए, तो उसके बारे में कुछ बढ़िया सी ट्रिक बताइए। श्योर, डेफिनेटली। जैसे मैं वही जो बोल रही हूँ, जो मैं अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को रिकमेंड भी करती हूँ। जी। मैं बोलती हूँ कि आजकल ज्यादातर देखा जो जा रहा है ट्रेंड में कि साल के बाद माँ को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना, कई रीजन से। जी। तो आप बच्चे की साइकोलॉजी अगर समझे तो बच्चा माँ के पास रह के प्रोटेक्ट रखे, बिकॉज वो 9 महीने जो दुनिया देखा वो उसने माँ के पेट से देखा। सो बड़े होके भी जब तक वो दुनिया अपने खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीखता, वो दुनिया माँ के साथ देखना चाहता है। तो उधर वो उसको वो प्रोटेक्शन मिलते कि मैं माँ के साथ हूँ तो मैं थोड़ी शैतानी कर सकता हूँ, मैं मस्ती कर सकता हूँ। तो इस बीच में क्या होता है कि 1 से 1.5 साल 2 साल स्वाभाविक है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, वो कहीं छुएगा, हैंड वॉश नहीं किए हैं तो बच्चा बीमार होगा। सो वो बीमारी में जब बच्चा बीमार है, वो खा नहीं रहा ठीक से, तो उस समय अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही तो धीरे धीरे क्या होगा कि बीमारी बढ़ेगी और साथ साथ में बच्चा खा नहीं रहा तो वजन कम हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। सो वो जो चक्र है वो चलता ही रहेगा कि बीमार हुआ, वजन कम हो गया और बीमार हो गया। तो उस समय अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो वो एक बून है, क्योंकि वो भले थोड़ी सी कैलोरीज दे रहा है बट वो उसके साथ बहुत सारी इम्यूनिटी दे रहा है। सो वो इम्यूनिटी बच्चे को रक्षण करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और बीमारी से कहीं ना कहीं रिकवर करने में मदद करेगा। सो मैं रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट जब तक 1.5 साल जो बूस्टर डोज है, वो बूस्टर डोज देने तक एटलीस्ट मदर ब्रेस्ट फीड कराए, क्योंकि आजकल के बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं। सो उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग एक फन वे, एक प्लेजर के लिए चाहिए होता है। सो उस स्टेज में मदर फील एम्बेरेस्ड कि देखो ना, ये अभी ब्रेस्ट फीडिंग आ रहा है पब्लिक में, या अभी उसको ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए। सो बूस्टर डोज के बाद जैसे हम बात करके मैंने कहा कि बच्चे को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब आप क्रेश में जाओगे या अब आप दादी नानी के पास जाओगे, उसी तरीके से धीरे धीरे साइकोलॉजिकली भी हम बात करके बच्चे को बोल रहे हैं कि अब से आप बड़े हो गए हो, अब आपको ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत नहीं है। और ब्रेस्ट फीडिंग 1 साल के बाद भी वर्किंग मदर्स है, या जो वर्किंग मदर्स है तो वी जनरली से कि आप जब ऑफिस जा रहे हो उस समय बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें, और जब ऑफिस से आ जाए उस समय बच्चे को ब्रेस्ट फीड करें। सो वो जो समय जब माँ नहीं थी बच्चे के पास, वो टेक केयर हो जाते हैं फर्स्ट और आफ्टर मीट के। बट थ्रू आउट हमको प्रमोट कर रहे हैं नाइट फीडिंग। सो रात के फीडिंग के टाइम माँ को भी आराम चाहिए, इसीलिए माँ ज्यादातर छोड़ देती है। तो हम थोड़ी पोजिशंस बच्चे को, माँ को सिखाते कि आप सोते सोते भी फीड कराओ, और सोते सोते फीड कराएंगे तो भले वो सो जाए, बट बच्चा तो रात में, माँ हमेशा ना कभी भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, पर माँ की आंख कभी ऐसे गहरी नहीं होती। बच्चा ऐसे हिला, माँ जग जाएगी। तो बच्चे को सिर्फ अपने पास ले और फीड करा सकती है। और छोड़े तो वो धीरे धीरे रात
की जब फीड छोड़े तो बच्चे को दूध पिला सुलाए, जी। तो वो ऑटोमेटिकली नाइट फीड भी धीरे धीरे 2-3 से एक करके कम हो इवेंचुअली जाएगा। बच्चा खुद से ही छोड़ देगा और माँ को कभी रियलाइज नहीं होगा कि मेरे ब्रेस्ट फीडिंग छूट गया। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मुझे कभी पता नहीं कि मैंने कुछ किया हो, कुछ पैतरे अपनाए हो, कुछ ट्रिक की हो कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग छूट जाए। मैं ऑटोमेटिकली 1.5 साल के बाद नाइट फीडिंग धीरे धीरे फीड करा के दूध ग्लास पिलाकर किया छूट और सकता है। आराम से और रोजाना कान में बोल दिया करो बोल दिया कि करो। अब ये नहीं करना है ना। हाँ, आती बहुत संक्षिप्त में 2-3 लाइन में बता कि माँ और पिताजी दोनों मिलकर बच्चे की ये पूरा उसका जो जर्नी है जी। उसको कैसे आसान बनाए। आसान बनाने के लिए जैसे इन्होंने अभी कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ मतलब वीन ऑफ करना सिर्फ जी। माँ का काम नहीं है, जी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो है फादर। हम्म। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना वो इतने अवेयर्ड बच्चे हैं। पहले के जमाने के बच्चे हम बोलते थे कि पड़े रहते थे, पता नहीं चलता था। जी। आजकल 1 महीने का बच्चा ही अपनी गर्दन सीधी रख के देखता है, देखता टुकुर है, टुकुर yes, देखता है। मतलब जी। इतना ज्यादा जी। मतलब बच्चों को पता है कि भी क्या हो रहा है। हम्म। तो इसमें कोई भी जर्नी, कोई भी पड़ाव बच्चे के साथ अकेली माँ नहीं लड़ सकती नहीं है। कर सकते। फादर और मदर को दोनों हाथ पकड़कर इसमें चलना पड़ेगा, हम्म। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम्म। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। मतलब अगर हाँ मैं एम्पैथी बहुत अच्छी दिखाती हूँ पर मेरे हस्बैंड की लीडरशिप बहुत अच्छी है, तो वो दोनों रोल हमें एक दूसरे को जो हम अच्छे से कर सकते हैं, निभा सकते हैं, वो हमें एक दूसरे के ऊपर डालकर उसको आगे बढ़ना है। लेकिन दोनों को हाथ में हाथ रखकर चलना पड़ेगा। जितना बच्चे के बारे में माँ को पता है उतना ही बाप को भी पता होना चाहिए। ये आजकल की नीड है। और आजकल के बच्चे इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो आपको मुंह पे बोल सकते हैं कि अच्छा आपको तो ये पता नहीं है, मम्मा को पता है, या पापा को पता है, मम्मा आपको नहीं पता है। सो आई थिंक बैलेंस, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को हर चीज बताना कि आज अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने बच्चे को, जब उसने बोला मैंने इस तरह रिएक्शन दिया, तो अगर शायद वो प्रश्न आपके पास आता है तो आपको भी उसी तरह से उसको जवाब देना है। वहां पे फिर कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए कि मम्मा ने कुछ कहा और पापा ने कुछ कहा। फिर बच्चा समझता है कि अच्छा मेरा मतलब कहाँ निकल रहा है पापा के पास, तो चलो अब मेरा झुकाव पापा की तरफ हो गया। जी। तो दोनों के जवाब एक तरीके के होने चाहिए। तो ये पेरेंटिंग जो है ना, ये हम कहते हैं डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी है। और ये जर्नी में, ये सफर में हम रोजाना बच्चों के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हर बच्चा अलग है, किसी की पेरेंटिंग मेरी पेरेंटिंग नहीं बन सकती है, क्योंकि मेरी जो रेयरिंग, मतलब मुझे मेरे माँ बाप ने जितना बड़ा किया है उसी तरह मैं अपने बच्चे को बड़ा करने की कोशिश करूंगी, या मेरे हस्बैंड की, और हम दोनों अलग हैं एक दूसरे से। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे घर में मेरे बच्चे के लिए मैं और मेरे हस्बैंड किस तरह से उसकी जो ये चाइल्डहुड मेमोरीज है उसे और पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, दोनों मिलकर कर सकते हैं। और इसके बिना ये चीज बिल्कुल भी संभव नहीं है। संभव। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये बातें रही हैं। और मुझे लगता है कि हर एक परिवार के लिए, हर एक महिला के लिए ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने भी ये बातें सुनी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कुर्सी बदल गई है, आरती वहाँ बैठी है जो बातें करती है, आज मैं उससे सवाल पूछ रही हूँ। तो हमारे जीवन में भी इसी तरह होता रहता है ना? हमारी पोजीशन चेंज होती रहती है, मगर उससे हमारे बच्चे को कतई कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम दोनों अलग हैं। हम एक हैं और एक होकर बच्चे की हर एक परवरिश में दोनों का हिस्सा बराबर का होगा, तभी अच्छा होगा। ब्रेस्ट फीडिंग कराती है माँ, मगर रात को जागना पड़े पिताजी को तो जागना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV किड्स चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आरती हर हफ्ते बहुत ही बेहतरीन बातें लेकर आप तक पहुंचती हैं, और जो आपकी जिंदगी में और आपके बच्चों की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।